वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेट फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के टोटल 50 एमसीक्यू। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, they are in equilibrium with each other, this is called। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट लॉ, उसके बाद है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो सिस्टम है जो आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, दे आर म्यूचुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों एक दूसरे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम के साथ। तो कहने का मतलब अगर ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इस लॉ को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें बताता है कि अगर कोई दो सिस्टम इंडिविजुअली किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका आंसर क्या होगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीट एडेड टू अ सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रेशर ओनली, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस डू वर्क, नेक्स्ट ओनली इंक्रीज वॉल्यूम, लास्ट ऑप्शन है ओनली इंक्रीज टेम्परेचर। हीट एडेड टू अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो हीट हम डालते हैं वो किस तरीके से यूज किया जाता है, यानी जो सपोज किसी सिस्टम में हम डीक्यू हीट सप्लाई देते हैं तो उस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल जितना हीट हमने डाला वो किस तरीके से यूज होगा। तो ये यूज होता है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए प्लस में सम एक्सटर्नल वर्क डन के लिए। इस लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। कौन सा कंजर्वेशन? इस सिस्टम में जितना भी हमने एनर्जी डाला है वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस डू सम एक्सटर्नल वर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए Q 0 होगा, Q इक्वल टू 0, वर्क डन इक्वल टू 0, चेंज इन इंटरनल इक्वल एनर्जी इक्वल टू 0, और ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। सो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या 0 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? वैसा सिस्टम जिस पर कोई भी बाहर का फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही हुआ एक्सटर्नल इफेक्ट से फ्री। दैट मीन्स उसके अंदर जो भी चीज़ है वो सब क्या होगा? हीट भी, अब हीट में भी चेंजेस नहीं मिलेगा, वर्क डन भी कुछ अपना बाहर के फोर्स की वजह से नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी उसके क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी
कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर, या फिर बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है DU = NCV/dt। तो इसके फॉर्मूला से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि N जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, CV क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और DT है ये आपका चेंज इन टेम्परेचर। सो इस फॉर्मूला से क्लियर हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सो राइट आंसर इज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर C। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है? आइसोथर्मल प्रोसेस को उससे पहले आपको जानना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, दूसरा है वॉल्यूम रेशियो, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पर क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइडियल गैस में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। ऐसा कंडीशन में अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, तो आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाइएगा वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेटेड है, क्योंकि राइट साइड सारा टर्म क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर रिड्यूस करेगा। तो इसलिए अब इस फॉर्मूला से ही क्लियर है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर कांस्टेंट करके वॉल्यूम इंक्रीज करने पर वो क्या होगा? चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा? वॉल्यूम रेशियो चेंज होगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मली एक्सपेंड करना है तो वर्क डन पूछा है ना, तो इस केस में इनिशियल टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे तो डिपेंड करता ही है, ये फॉर्मूले में दिख रहा है N। सो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? पहला ऑप्शन है Q = 0, ΔU = 0, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है। हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन हीट इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A होगा। हीट कांस्टेंट यानी Q, ΔQ होना चाहिए एक्चुअल में ऑप्शन में। चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट हीट 0, चेंज इन हीट इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर चेंज इन हीट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस
एडियाबैटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला गिवन है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो गामा है ये क्या है? गामा एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CP अपॉन CV। गामा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला CP/CV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और साथ में इसका फॉर्मूला होता है 1+2/F इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में होता है 1+2/F होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोसेस हैज़ मैक्सिमम वर्क डन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क डन मिलता है? पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। ये सारे प्रोसेस हम आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। आइसोकोरिक, दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। और आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इसमें आपको पूछा गया वर्क डन, कौन सा प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, या फिर आइसोकोरिक में, या फिर आइसोबैरिक में? सो राइट आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम वर्क डन इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Now moving on next question, question number 9. Entropy increases in entropy. इंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से, इसका फॉर्मूला होता है dQ/T। अब है प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में, या दोनों में प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी किस में होता है? ठीक है, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू, हम आपको बताए थे फॉर्मूला, याद होगा तो, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू dQ/dt होता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी कौन से प्रोसेस के लिए ये कंडीशन है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या फिर दोनों के लिए? तो ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। एंट्रोपी हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के यूनिट पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है जूल पर केल्विन। फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत देखिए, एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन हीट, यानी रिक्वायर्ड हीट अपॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हीट है और नीचे में क्या है? टेम्परेचर है। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। एनर्जी है ऊपर, या हीट या एनर्जी जो भी बोलिए, दोनों के लिए क्या होता है? सेम यूनिट होता है। और नीचे क्या है? टेम्परेचर है। सो एनर्जी के लिए जूल और टेम्परेचर के लिए केल्विन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल पर केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा?
अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या मिलता है, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ये किसके लिए पूछा गया है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स। सो इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्नोट इंजन इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन, कार्नोट इंजन इफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस पे, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम या फिर प्रेशर। इफिशियंसी ईटा का फॉर्मूला बेसिकली अगर आपको पता है तो इफिशियंसी का डिपेंडेंसी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1-T2/T1, जहाँ पे T2 आपका सिंक का टेम्परेचर है और T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो ये फॉर्मूला से क्लियर दिख रहा है कि किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर्स पे, यानी इसका सिंक और सोर्स दोनों के टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि कार्नोट इंजन का क्या है, इफिशियंसी। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, 1-TC/TH, फिर है TC/TH, TH/TC, 1+TC/TH। TC और TH का फुल फॉर्म है टेम्परेचर एट या सिंक, यानी कोल्ड, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है, C4 सिंक वाला हो गया, और TH4 है हॉट, हॉट टेम्परेचर। ठीक है, तो सोर्स जो है हीट हमेशा किधर से किधर ट्रांसफ़र होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी के तरफ। दैट्स वाई TH जो है ये सोर्स टेम्परेचर हो जाएगा और TC आपका सिंक टेम्परेचर होगा। सो क्लियर है मे बी, क्या होगा इसका फॉर्मूला, जस्ट इसके पहले हम लोग अभी देखें तुरंत, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1-TC/TH होगा, यानी T2/T1, 1-T2/T1, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पता नहीं इसका ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, एक रिवर्स हीट इंजन होता है। जैसा हीट इंजन काम करता है, सॉरी कार्नोट इंजन काम करता है, वैसा ही रेफ्रिजरेटर उसके जस्ट रिवर्स में वर्क करता है। इसको हम लोग रिवर्स कार्नोट इंजन भी कहते हैं। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया है। रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम क्या है, हीट इंजन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है QH/W, यानी वर्क डन, QC/W। सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन है
डब्ल्यू अपन क्यू सी और क्यू सी बाई क्यू एच। सी फिर से आपका कोल्ड है और एच आपका हॉट है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्यू बाई डब्ल्यू होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा को से डिनोट किया जाता है, तो ये होता है क्यू सी बाई डब्ल्यू। एक्सटर्नल जो वर्क डन हमको लगाना पड़ता है वो डब्ल्यू, और किसका हीट, सिंक का जो हीट है वो दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, और जितना इफ़िशियंसी आप डालते हैं दोनों का रेशियो आउटपुट बाय इनपुट एक्चुअल में इफ़िशियंसी या परफॉर्मेंस होता है। तो डब्ल्यू वर्क डन करने पर हमें कितना मिल रहा है, क्यू हीट मिल रहा है। ठीक है, सो क्यू सी बाई क्या होगा, डब्ल्यू होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स इन। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस में पाया जाता है? पहला है रिवर्सिबल इंजन पे, सॉरी इरिवर्सिबल इंजन, सेकंड ऑप्शन है रिवर्सिबल इंजन, और थर्ड है बोथ, लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पाया जाता है रिवर्सिबल इंजन पर। कौन से इंजन पर? रिवर्सिबल इंजन पर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पता नहीं ये क्यों आगे पीछे हो जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। पहला ऑप्शन है U माइनस टी एस, दूसरा है U प्लस टी एस, और तीसरा है H माइनस टी एस, चौथा है H प्लस टी एस। देखिए U जो है आपका थर्मोडाइनमिकल जो रिलेशंस होते हैं ना उसमें से ये क्वेश्चन है। तो U आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, T टेम्परेचर है, और S जो है वो इंट्रोपी है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। एक गिब्स फ्री एनर्जी होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, U माइनस टी एस। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किए, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। पहला ऑप्शन है U माइनस टी एस। अभी देखिए कौन सा एनर्जी है ये, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। उसके बाद है H माइनस टी एस, फिर है U प्लस पी भी, और टी एस माइनस यू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा H माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी H माइनस टी एस के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट इक्विलिब्रियम। कौन सा सिचुएशन में? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में गिब्स फ्री एनर्जी इज मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो या फिर कांस्टेंट। क्या होगा? मैक्सिमम या फिर मिनिमम, या ज़ीरो या फिर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर। सो आंसर इज मिनिमम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सवेल्स रिलेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम। मैक्सवेल रिलेशंस को, जितने भी चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग कैसे डिराइव
कर सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम। पहला है फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का यूज करके, आइडियल गैस लॉ से। मैक्सवेल्स रिलेशन जानते हैं कौन कौन होता है? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल 4 रिलेशन होता है, उनको हम कैसे डिराइव्ड करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल क्या क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, टी, एस, यू, एच, ये सारे क्या हैं? थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मैक्सवेल्स रिलेशंस आर यूजफुल टू। मैक्सवेल रिलेशंस का यूज मेजर एंट्रोपी में, रिलेट मेजरेबल क्वांटिटीज, टू डिफाइन प्रेशर या डिफाइन वॉल्यूम। मैक्सवेल्स रिलेशंस का यूज बताइए। सो मैक्सवेल्स रिलेशंस आर यूज टू रिलेट मेजरेबल क्वांटिटीज। इनका यूज हम लोग करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए। किस लिए? जो भी मेजर करने लायक क्वांटिटी होते हैं उनको रिलेट करने के लिए। नाउ फ्रेंड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आरएमएस स्पीड प्रोपोर्शनल टू। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन और स्क्वायर। आरएमएस स्पीड पूछा गया है प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट टी का। आगे है बी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या टेम्परेचर स्क्वायर। तो फ्रेंड, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 KT बाई m, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट टी। किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज ड्यू टू। आइडियल गैस का जो प्रेशर बनता है उसका कारण बताइए। इज ड्यू टू ग्रेविटी, मोलिकुलर कोलिजन, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर बताइए जल्दी से। सो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। चलिए बता देते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसका होगा मोलिकुलर कोलिजन होगा। अब आते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है पर मोलिक्यूल पर। कैसा काइनेटिक एनर्जी? सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी KT के बराबर होगा, 3 KT अपॉन 2 के बराबर होगा, 2 KT होगा या KT बाई 2 होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होता है 3/2 KT, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 KT बाई 2। कौन सा आंसर फ्रेंड? 3 KT बाई 2 हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है माइक्रोस्टेट रेफर्स टू। माइक्रोस्टेट्स किसको रेफर करता है? देखिए तो पहला ऑप्शन क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वॉल्यूम या फिर प्रेशर। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24
का जो माइक्रो स्टेट्स होता है, हम लोग जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में माइक्रो स्टेट्स का स्टडी करते हैं वो किसको रेफ़र करता है, तो उसमें हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। माइक्रोस्टेट डिपेंड्स ऑन, माइक्रोस्टेट किन पे डिपेंड करता है? पहला है माइक्रोस्टेट्स पे ही, एनर्जी लेवल पर, कॉन्स्टेंट्स पर, या फिर ऑल। सो फ्रेंड, जो माइक्रो स्टेट होता है ये डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों पर, माइक्रो स्टेट्स पर भी, सॉरी फ्रेंड क्वेश्चन है मैक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट जो होता है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। किस पर? माइक्रो स्टेट्स पे भी, एनर्जी के लेवल्स पर भी, किस पर? एनर्जी लेवल पे, ठीक है। फिर है कांस्टेंट पे भी और ऑल ऑफ दिस पर भी। कहने का मतलब इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चंस किए? 25 क्वेश्चन किए। अगर आपको फ्रेंड इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। सो तो हम लोग 25 क्वेश्चन आज कर लिए। 25 रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फ्रेंड लास्ट सीरीज़ में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, क्या था? डुअल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे हमने बताया था, लेकिन मेरे से बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन हो गया था, उसको ध्यान देना है। डुअल नेचर यानी लाइट का जो है दो नेचर होता है। उसमें हमने आपको बताया है कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। ये किनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? न्यूटन के द्वारा। और दूसरा एक नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है। सो फ्रेंड इसमें होगा आंसर इसका, वेव नेचर इज़ डिफाइंड बाय हाइजेंस। किनके द्वारा? हाइजेंस के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था बाय मिस्टेक आइंस्टाइन हो गया था। सो वेव नेचर को किन्होंने डिफाइन किया था? हाइजेंस ने। ओके, सो फ्रेंड आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।